हाय फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो करके बताया था और आज हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसका नाम हिंदी मीनिंग सर्वनाम होता है। सबसे पहले यहां देखना है कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। हम कहेंगे ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन is called pronoun। अर्थात कहता है वैसा शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता हो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि राम इज ए डांसर। राम इज ए डांसर और सेकेंड ही इज ए डांसर। He is a dancer। अब सवाल उठती है, we can see that here two types of sentence। Here the Ram, we know that Ram is the noun। और राम नाउन है क्योंकि हम जानते हैं all naming what is called noun, या a noun is the name of anything। राम यहां पर नाउन है और ही है जो कि राम के स्थान पर आया, राम के प्लेस पर आया, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। अर्थात जो नाउन के स्थान पर आए वो प्रोनाउन कहलाता है। दूसरे ढंग से इसको इस तरह से समझिए कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन यह दो शब्दों से बना है। प्रो प्लस नाउन। क्या चीज? प्रोनाउन दो शब्दों से, प्रो प्लस नाउन। अर्थात प्रो का मतलब होता है के बदले और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अर्थात संज्ञा के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, यानी प्रोनाउन कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? लेकिन ग्रामेरियर ने प्रोनाउन को बांटा। अकॉर्डिंग टू यूजेज प्रोनाउन इज डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट्स। प्रयोग के आधार पर प्रोनाउन को 8 भागों में बांटा गया। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूजेज प्रोनाउन इज डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट्स। प्रयोग के आधार पर प्रोनाउन को 8 भागों में बांटा गया। नेमली जो इस प्रकार हैं: पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और 8 हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात दैट मीन्स प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया? 8 पार्ट्स, 8 भागों में। हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन इसका मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउन दबाववाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन
संबंधवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने प्रोनाउन को 8 भागों में बांटा, जो इस प्रकार है: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द स्पीकिंग टाइम, बोलते वक्त मे बी यू फॉरगेट, हो सकता है आप भूल जाएं, हो सकता है ये 8 पार्ट बोलते वक्त हम अगर भूल जाएं तो एक ट्रिक आज बताते हैं और ट्रिक पर चलेंगे आप। कहता है कि इफ यू रिमेंबर द वर्ड ऑफ प्राइड रीड, PRID, प्राइड, RID रीड, अगर आप प्राइड रीड शब्द को याद रखते हैं, मैंने क्यों ऐसा बताया? अच्छा, एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए कि अगर कहेंगे कि A से Z तक का हर लेटर का एक एक वर्ड बोल के, अगर आप बोल दिए, मिक्स करके बोल दिए, शुरू में जैसे एप्पल बोल दिए, सन बोल दिए, टाइगर बोल दिए, हर लेटर से एक एक बोल दिए, मतलब अगर हम उलट पुलट बोले, मिक्स करके बोल दिए, हो सकता है एक दो भूल जाए, फॉरगेट कर जाए कि कौन बोले और कौन ना बोले। लेकिन अगर कंटिन्यू सही क्रम में अगर बोलेंगे तो याद रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर ये प्राइड रीड शब्द याद रखते हैं तो एक वर्ड अगर आपको याद रहेगा तो आप प्रोनाउन को बारीकी से बांट देंगे, उसके 8 पार्ट को बारीकी से बोल देंगे। सच एज द, देखिए गौर से, P फॉर पर्सनल प्रोनाउन, R फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I यहां देखना है दोनों तरफ, I फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन, D फॉर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, E फॉर इंफैटिक प्रोनाउन, R फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, I फॉर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? तो बस याद रखना है केवल और केवल प्राइड रीड। इफ यू रिमेंबर द वर्ड ऑफ प्राइड रीड, then you will surely classify the pronoun according to the usage, no doubt। अगर आप इसको याद रखेंगे तो निश्चित रूप से बांट देंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। अब सवाल उठती है कि पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं किसको? तो हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन को रखता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सबसे पहले जानना है कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। हम जानते हैं कि द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन का रहता है। अगर मैं हूं, मैं बोलने वाला हूं, आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, माई सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकेंड पर्सन, द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला जाए, सेकेंड पर्सन कहलाता है। जैसे यू, योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आई टॉक यू अबाउट राम, मैं तुमसे राम के बारे में बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, गौर से सुनेंगे, आई टॉक यू अबाउट राम, मैं तुमसे राम के बारे में बात करता हूं। तो यहां पर आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन एंड राम इज द थर्ड पर्सन। Any problem? If you have any problem, then you are most welcome. You can arise a question. I can try to satisfy you what types of problem create in this topic. Are you getting my point? तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन को रखता है, वो क्या है ना? और उसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा था कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3
पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन को रखता है। सबसे पहले ये जानना है कि पर्सन, इसका सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले पहला पर्सन हुआ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव होगा आई और वी, है ना, आई और वी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई मी में बदलता है और वी अस में, तो आई मी में और वी अस में। लेकिन पॉजेसिव क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माई, माइन, आवर या आवर्स। यह अधिकार, यानी पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना, मेरा, तुम्हारा, हमारा, है ना। यहां पर मेरा है या मेरी है, ठीक है, हमारा है, तो ये क्या है, ये सब अधिकार दिखाता है, पोजेशन दिखाता है। सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन हो जाएगा सब्जेक्टिव केस यू, है ना, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यू का यू ही, और पॉजेसिव क्या हो जाएगा, योर या योर्स। तीसरा हो गया आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस ही, सी, इट, दे, वन, है ना, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही में बदलता है, सी हर में बदलता है, इट में बदलता है, दे में बदलता है, और वन में ही रहता है। लेकिन इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ही का हिज, सी का हर या हर से हर्ष, इट्स, दे का देयर या देयर्स, और वन का वंस। ये पॉजेसिव केस हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो मैंने बताया कि तीनों पर्सन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। अब इसमें सबसे पहले एक चीज जानना है, अक्सर स्टूडेंट इट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जानते हैं कि इट का मतलब यह भी होता है और इट का मतलब वह भी होता है, लेकिन सबसे पहले आज एक छोटा सा टॉपिक इसमें बता देते हैं कि इट का प्रयोग कहां किया जाता है। सबसे पहले जानना है कि इट कम्स टू डिनोट सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स। इट का प्रयोग सिंगुलर नंबर में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। सबसे पहला, इट कम्स टू डिनोट सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, इट का प्रयोग सिंगुलर में नॉन लिविंग थिंग्स में किया जाता है, निर्जीव वस्तु के साथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, इट रन्स वेरी फाइन। मेरे पास एक कलम है और इट रन्स वेरी फाइन, यह बहुत बढ़िया चलती है ना। तो अब सवाल उठता है कि इट का प्रयोग, कलम क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु, और सिंगुलर नंबर पेन, इसलिए इट का प्रयोग पहला कहां किया जाता है, सिंगुलर नंबर में, नॉन लिविंग थिंग्स में। दूसरा, सेकेंड यूज इट कम्स टू डिनोट एन एनिमल। इट का प्रयोग जानवरों के साथ किया जाता है ना। जैसे बोलेंगे आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज ब्लैक, यह काला है। अब बताइए, जानवर जो है, यहां पर डॉग है ना, एनिमल है, और इट इज ब्लैक, यह काला है, तो सवाल उठती है जानवर के साथ इट का प्रयोग। तीसरा, इट कम्स टू डिनोट अ स्मॉल बेबी, छोटे बच्चों के साथ इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव ए नेफ्यू, इट इज वेरी नटी, है ना। और नेक्स्ट और हम कह सकते हैं, इट कम्स टू डिनोट
या इट कम्स टू इंट्रोड्यूस नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं के साथ इट का प्रयोग किया जाता है, नेचुरल रूल्स के साथ, जैसे इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है ना, इट इज संडे टुडे, इस तरह के कंडीशन में हम इट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका फैक्ट जानना है। जब हम बात करेंगे, कहता है कि इफ थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन कम्स टूगेदर, अगर 3 प्रकार के सेम पर्सन आ जाए, कहता है दे डू, वो काम करे, तो दे आर अरेंज्ड इन 2, 3, 1 ऑर्डर, उसे 231 के ऑर्डर में सजाया जाता है। कैसे? जैसे अक्सर देखिए एक ऐसे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में जानना है ना, स्टैंडर्ड में जानना है कि जैसे अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मैं, तुम और राम इस काम को कर सकता हूं, तुम, मैं, राम इस काम को कर सकते हो, राम, तुम, मैं इस काम को कर सकते हैं। ऐसे 4 तरह के वाक्य दिया हुआ रहता है और कहता है इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। ऐसे कंडीशन में आज हम आपको बताते हैं, थोड़ा गौर से समझेंगे। इसे रहेगा इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेम पर्सन comes together, they are arranged in order। गौर से समझिएगा, भी आई है, इसको बारीकी से जानना है ना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे रहेगा आपको आई, यू एंड राम कैन डू दिस वर्क, यू, आई एंड राम कैन डू दिस वर्क, राम, you and I can do this work, or you, Ram and I can do this work। My dear student, कहता है we can see that here 4 types of sentence, यहाँ 4 तरह के वाक्य हैं, and finally you will take decision which types of sentence is true and which types of sentence is wrong। आपको यह निर्णय लेना होगा कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत। जैसे रहेगा कि मैं, तुम और राम इस काम को कर सकता हूं, तुम, मैं और राम इस काम को कर सकते हो, राम, तुम और मैं इस काम को कर सकते हैं, और तुम, राम और मैं इस काम को कर सकते हो। 4 तरह के वाक्य, अब सोचना है। अक्सर इस तरह का 4 दे दिया, कहेगा विच इज करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सही है। सोचना नहीं है, बस ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर तीनों पर्सन, गौर से समझेंगे, अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन रहे, कुछ नहीं सोचना है, एक फॉर्मूला बताते हैं, 2, 3, 1 के ऑर्डर को में अरेंज कर देना है। अर्थात गौर से समझिए, 2 का मतलब सेकंड, 3 का मतलब थर्ड, और 1 का मतलब फर्स्ट। अर्थात पहले सेकंड होना चाहिए, तब थर्ड और तब फर्स्ट। यहां पर 4 सेंटेंस हैं, आपको गौर से देखना है कि इसमें पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट कहां है। तो देखो इसमें है, अर्थात दोस्तों 2, 3, 1 के ऑर्डर, ये हुआ 1, 2, 3, 123 गलत। 2, 1, 3 फॉल्स। 3, 2, 1 फॉल्स, और 2, 3, 1 ट्रू। समझ गए? अर्थात सीधी सी बात है, इसमें यह समझना है अगर 3 प्रकार के पर्सन रहे सेम पर, वो उसको अरेंज करना है 2, 3, 1 के ऑर्डर में, पहले सेकंड पर्सन, तब
तब थर्ड पर्सन और फाइनल फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर केवल और केवल सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहे तो जैसे रहेगा यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क, और रहेगा आई एंड यू कैन डू दिस वर्क। माय डियर स्टूडेंट, तुम और मैं कि मैं और तुम, यहां दो चीज देखना है कि तुम और मैं कि मैं और तुम। तो जब तुम और मैं यानी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहे तो यहां पर टू पहले सेकंड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, अर्थात ऊपर वाला सही नीचे वाले का। जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहे तो क्या करेंगे, केवल थर्ड पर्सन, जिसे रहेगा आई एंड राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और रहेगा राम एंड आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहां भी दो तरह के वाक्य हैं, लेकिन यह सोचना है कि मैं और राम की राम और मैं, बारीकी से सीख लेना है कि जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहे तो 3-1 यानी पहले थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन, यानी नीचे वाला सही ऊपर वाला गलत। जब आपका सेकेंड पर्सन रहे और थर्ड पर्सन रहे तब क्या करेंगे, जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहे, जैसे रहेगा यू एंड राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन या राम एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या रहेगा यू एंड राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, या रहेगा राम एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले इसमें क्या आ जाएगा, पहले सेकंड पर्सन तब थर्ड पर्सन, यानी ये आपका 2-3 के ऑर्डर पर अरेंज होगा, यानी ऊपर वाला सही ये गलत। लेकिन इसमें एक स्पेशल और रूल है, ये तो जनरल है, स्पेशल ये सीखना है कि अगर 3 अलग अलग प्रकार के पर्सन, इफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन कम्स टुगेदर, अगर 3 अलग अलग प्रकार के पर्सन आ जाए, दे डू वो काम करे बट दैट वर्क इज इलीगल, अगर वो काम गैर कानूनी हो, गौर से सुनिएगा कि दे डू वो काम करे बट दैट वर्क इज इलीगल, देन दे आर नॉट अरेंज्ड इन 2-3-1 ऑर्डर, दे आर अरेंज्ड इन 1-2-3 ऑर्डर। अर्थात अगर 3 अलग अलग प्रकार के पर्सन आए वो काम करे तो उसे 231 के ऑर्डर में से अरेंज नहीं करेंगे, 2-3-1 के ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे।